हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। और सेल बायोलॉजी यूनिट को हम रिवाइज़ कर रहे थे यूसेट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेनली यूसेट या नेट जो भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो जहाँ से भी क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ जो है पुटअप होते हैं एग्ज़ाम्स में, तो वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो आप एक तरीके से इनको क्वेश्चंस ही समझिए, बट इनको जो है की पॉइंट्स की फॉर्म में यहाँ पर मैंने लिखा है ताकि आपको लर्न करने में ईजी रहे। सो एक बार हम इसको फटाफट से रिवाइज़ कर लेते हैं। सेल बायोलॉजी के ऑलरेडी 4 लेक्चर्स मैंने डाल दिए हैं चैनल पर, जो कि रिवीजन के लिए हैं, और एक इसके बाद एक क्लास और होगी और सेल बायोलॉजी यूनिट का रिवीजन फिनिश हो जाएगा और सारे टॉपिक्स हमने इसमें कवर कर लिए हैं अगर आप देखेंगे तो। सो फटाफट से रिवाइज़ करते हैं। क्रोमोसोमल पफ्स जो होते हैं, जिनको हम बाल्बियानी रिंग्स कहते हैं, वो क्या है एक्चुअल में? आरएनए सिंथेसिस के लिए एक्टिव साइट्स हैं। ठीक है। लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो एक्सियल फिलामेंट होता है उसमें 2 क्रोमैटिड्स होते हैं। न्यूक्लियर प्रोटीन जो है एसोसिएटेड विद द क्रोमोसोम्स, वो कहाँ सिंथेसाइज होते हैं? साइटोप्लाज्म में। टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स जो है मीटाफेज के टाइम पे उनकी पी आर्म बहुत छोटी होती है या फिर दिखती ही नहीं है वो। ठीक है। सिंगल जो न्यूक्लियोलस है वो हमेशा न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन की तरह एक्ट करता है, NOR। एनिमल्स और प्लांट्स में क्या होता है कि न्यूक्लियोलाई जो है वो डिसअपियर हो जाता है माइटोसिस के टाइम पे। तो इससे क्या पता चल रहा है कि राइबोसोम सिंथेसिस जो है वो पॉज हो गया है। सेक्स क्रोमोसोम बेस्ड जो डोसेज कंपेंसेशन होता है ह्यूमन के अंदर, वो कैसे आता है कि फीमेल्स के अंदर एक एक्स जो क्रोमोसोम है वो इनएक्टिव होता है। डोजेज कंपेंसेशन एक्स क्रोमोसोम्स के लिए मैमल्स के अंदर कैसे अचीव होती है? हेट्रोक्रोमेटाइजेशन। मेल्स के अंदर XY, फीमेल्स के अंदर XX। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो एंडोक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल होता है वो उस टारगेट सेल पे एक्ट करेगा जो कि उसके सिंथेसिस की जगह से बहुत दूर होगी, यानी कि जिस टारगेट सेल पे उसने एक्ट करना है वो उसके साइट ऑफ सिंथेसिस से दूर होगा। पैराक्राइन में क्या होगा? क्लोज होगा, अगर टारगेट सेल जो है वो सिंथेसिस वाले सेल के पास होगा। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग में क्या होगा कि मॉलिक्यूल जो है वो इफ़ेक्ट करेगा उसी सेल को जिस सेल से वो रिलीज़ हुआ है। और साइनेप्टिक सिग्नलिंग में क्या होता है? उसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स फॉर्म होते हैं। ठीक है। सिग्नलिंग सिस्टम दैट ऑपरेट्स ओवर द शॉर्टेस्ट रेंज। ठीक है। वो क्या होते हैं? वो होते हैं कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट सेल सिग्नलिंग। जैसे कि क्या होता है, नर्व सेल जब डिफ्रेंशिएट होती हैं तो नेबर सेल को में इनहिबिशन होता है। ठीक है। तो वो कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट सेल सिग्नलिंग होती है जो शॉर्टेस्ट रेंज में होती है। मोनोमेरिक जी प्रोटीन जो होते हैं वो कैसे रेगुलेट होते हैं? GTP GDP एक्सचेंज प्रोटीन से और GTPase एक्टिवेटिंग प्रोटीन से, और साथ ही साथ ये रेगुलेट वेसाइकल फ्यूजन को रेगुलेट करते हैं। ठीक है। सिग्नल ट्रांसडक्शन जो है, इट डिस्क्राइब्स द वेज इन विच एक्सटर्नल मॉलिक्यूल चेंजेस कॉजेज इंटरनल चेंज। ठीक है। और इस प्रोसेस में क्या होता है कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई की स्ट्रेंथ को, ये जो सिग्नल ट्रांसडक्शन होता है प्रोसेस, ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई की स्ट्रेंथ को एम्पलीफाई कर देता है। और ये होता कहाँ पे है? सेल सरफेस के रिसेप्टर्स पे, उन रिसेप्टर्स पे जो कि इंट्रासेल्युलर प्रोटीन्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं, और साथ ही साथ ये सेकेंड मैसेंजर के प्रोडक्शन को भी ट्रिगर करता है। बायोकेमिकल रिएक्शंस जो कि कॉमनली यूज़ होती हैं लिविंग सेल्स के थ्रू टू प्रोपैगेट इंट्रासेल्युलर सिग्नल्स, उन रिएक्शंस को बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। ठीक है। इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स जो कि जीन ट्रांसक्रिप्शन कराते हैं, उनके क्या कैरेक्टर्स हैं कि उनके पास एक DNA बाइंडिंग साइट होती है, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटिंग डोमेन होता है, और साथ ही साथ दे मे बी सिग्नल्ड बाय लिपिड सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स। साइक्लिन्स क्या होते हैं? वो कोई सेकेंडरी मैसेंजर्स नहीं होते। साइक्लिन मैसेंजर्स क्या होते हैं? साइक्लिक AMP, आइनोसिटॉल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट, 1,2 डायसाइल ग्लिसरॉल और कैल्शियम आयन। ट्राइसाइल क्रिस्टॉल जो है वो सेकेंडरी मैसेंजर की तरह एक्ट नहीं करता। सेल सरफेस के जो रिसेप्टर्स हैं वो G प्रोटीन लिंक्ड भी हो सकते हैं, एंजाइमेटिक रिसेप्टर्स भी हो सकते हैं, या फिर लिगैंड गेटेड आयन चैनल भी हो सकते हैं, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स नहीं हो सकते। जो G प्रोटीन है वो एक सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं सेल सरफेस से सेल इंटीरियर तक। जितने भी G प्रोटीन्स होते हैं सबका सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, और G प्रोटीन्स जो होते हैं वो एक्ट करते हैं टू एम्पलीफाई द सिग्नल, और फिर वो क्या करते हैं? कैस्केड रिस्पॉन्स को क्रिएट करते हैं। अल्फा सब यूनिट जो होती है ट्राइमेरिक G प्रोटीन की, वो अल्फा सब यूनिट GTPase स्विच प्रोटीन सब यूनिट की तरह काम करती है।
हाँ, CAMP पाथवे में जी प्रोटीन क्या करता है, एडिनाइलेट को स्टिमुलेट करता है। जी प्रोटीन्स इन्वॉल्व किस में होते हैं, जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर के थ्रू वो सिग्नल को रिले करते हैं, और अगर जी प्रोटीन के साथ GTP जुड़ जाता है तो वो एक्टिव स्टेट में माना जाता है कि जी प्रोटीन इज़ इन एक्टिव स्टेट। एक्स्ट्रा सेल्यूलर सिग्नल जो ट्रांसमिट हो रहे हैं वो किस सीक्वेंस में हो रहे हैं, एडिनाइलेट साइक्लेज, फिर CAMP, फिर प्रोटीन काइनेज A। अच्छा, कौन से एंजाइम के क्या फंक्शन है, फॉस्फोलाइपेज का फंक्शन है कि वो डायसाइल ग्लिसरॉल सिंथेसिस करता है। क्रेब फॉस्फोराइलेशन का फंक्शन है कि वो प्रोटीन काइनेज A को वो करता है, और GTP हाइड्रोलाइसिस RAS फंक्शन करता है। बैक्टीरियल टॉक्सिन जिसके पास ADP राइबोसिल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी नहीं है वो कौन सा है, S ऑरियस टॉक्सिन। फॉस्फोलाइपेज C क्या करता है, DAG और IP3 को जनरेट करता है फ्रॉम फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोल 4,5 बिसफॉस्फेट। DAG क्या करता है, प्रोटीन काइनेज C को एक्टिवेट करता है कैल्शियम का लेवल जब ज़्यादा हो। IP3 इंड्यूस करता है कैल्शियम चैनल्स की ओपनिंग। डायसाइल ग्लिसरॉल क्या करता है, प्रोटीन काइनेज C को एक्टिवेट करता है। कौन से एंजाइम का क्या प्रोडक्ट है, ग्वानिल साइक्लेज जो है उसका प्रोडक्ट है CGMP, एडिनाइल साइक्लेज CAMP, फॉस्फोलाइपेज C का है DAG एंड IP3, और PIP काइनेज का है फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोल 4,5 बिसफॉस्फेट। प्रोटीन काइनेज C जो है वो सेल सिग्नलिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। कैल्मोड्यूलिन जो है वो प्रोटीन काइनेजेस को एक्टिवेट करता है जब कैल्शियम आयन का इंक्रीज़ होता है कंटेंट। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो ज़्यादातर जो एंजाइमेटिक रिसेप्टर्स होते हैं वो सिंगल पास होते हैं। कैल्शियम का जो इफ़ेक्ट है वो ज़्यादातर कैल्मोड्यूलिन से मीडिएटेड होता है। रोडोप्सिन जो है वो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स की फैमिली में आता है। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होता है जो ह्यूमन का रेटिना में रॉड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें डिस्क की फॉर्म में, उसकी डिस्क में होता है ये। और रोडोप्सिन जो है वो एक्टिवेट होता है ड्यू टू फोटो आइसोमराइजेशन ऑफ इट्स प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। इसके जो है प्रोस्थेटिक ग्रुप का फोटो आइसोमराइजेशन होता है तो ये एक्टिवेशन होता है इसका, रोडोप्सिन का। RAS जो है वो एक मोनोमेरिक GTP बाइंडिंग स्विच प्रोटीन है। फॉस्फोडाइएस्टिरेज जो होता है वो CGMP को GMP में कन्वर्ट करता है। जो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है वो डाइमेराइज हो जाता है लिगेंड के साथ बाइंड करके, और रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज जो है आफ्टर द एक्टिवेशन वो RAS MAP काइनेज पाथवे को स्टिमुलेट करता है। RAS एक्टिवेटिंग प्रोटीन जो है वो सिग्नल पाथवे का कंपोनेंट होता है स्टिमुलेटेड बाय रिसेप्टर टायरोसिन काइनेजेस। जो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेजेस है उसमें साइटोप्लाज्मिक काइनेज डोमेन होता है, लिगेंड के साथ जुड़ के डाइमेराइज करता है और उसकी कन्फर्मेशन चेंज हो जाती है उस साइटोप्लाज्मिक डोमेन्स की जब वो लिगेंड के साथ बाइंड करता है, और जैसे ही कन्फर्मेशनल चेंज होगा वैसे ही वो कैटालाइटिकली एक्टिव हो जाएगा। MAP काइनेजेस जो होते हैं दे आर एक्टिवेटेड बाय RAS पाथवे, और वो या तो स्टिमुलेट करेंगे या रिप्रेस कर देंगे ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टारगेट जीन्स को। कैसे करेंगे, क्योंकि वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को ही फॉस्फोराइलेट कर देंगे। और ये MAP काइनेजेस जो हैं एक्टिव हो जाते हैं जब इनका फॉस्फोराइलेशन होता है बाय MEK काइनेजेस। जैक-स्टैट पाथवे की बात करें तो जैक काइनेज जो है वो टायरोसिन काइनेज होते हैं। स्टैट जो है वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है और सबस्ट्रेट की तरह काम करता है फॉर द जैक काइनेज। और साइटोकाइन रिसेप्टर जो है वो जैक काइनेज को एक्टिवेट करता है, और SH2 डोमेन जो होता है स्टैट के अंदर वो रिस्पॉन्सिबल होता है स्टैट के डाइमराइजेशन कराने के लिए। साइटोकाइन रिसेप्टर सिंगल ट्रांसमेम्ब्रेन पॉलीपेप्टाइड होते हैं जो कि बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करते हैं फॉर द नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। NO नाइट्रिक ऑक्साइड इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की तरह काम करता है, न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है, वैसोडाइलेशन को रेगुलेट करता है और L-आर्जिनिन से सिंथेसाइज होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड गैस जो है वो ग्वानिल साइक्लेज को स्टिमुलेट करती है कि वो CGMP प्रोड्यूस करे, और ये इट कैन बी प्रोड्यूस बाय एक्टिवेटेड न्यूट्रोफिल्स। एस्ट्रोजन हार्मोन है जो कि सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास करता है और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है और उनको एक्टिवेट करता है। जो रिसेप्टर होता है हार्मोन एस्ट्राडायोल के लिए वो एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। जो सिग्नल ट्रांसडक्शन होता है उसका जो मैकेनिज्म होता है स्टीरॉयड हार्मोन के लिए वो अलग होता है एज़ कम्पेयर टू एमाइन हार्मोन और पेप्टाइड हार्मोन, क्योंकि स्टीरॉयड हार्मोन के केस में क्या होता है कि दे बाइंड टू साइटोप्लाज्मिक या फिर न्यूक्लियर रिसेप्टर्स और जीन एक्सप्रेशन को वो इफेक्ट करते हैं। जो मेजर इवेंट्स होते हैं माइटोटिक प्रोफेज में वो क्या होते हैं कि क्रोमोसोम की कॉइलिंग, न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेकडाउन, न्यूक्लियोलर डिसएग्रीगेशन, लेकिन DNA रेप्लिकेशन नहीं होता। जब
फ्रॉग का जो आरबीसी है उसमें से अगर न्यूक्लियस को निकालेंगे, वो जो डीएनए रेप्लिकेट नहीं कर रहा है, ठीक है, और उसको हमने ट्रांसप्लांट कर दिया फ्रॉग के एग्स में जो कि ई न्यूक्लिएटेड है, तो एग्स के अंदर बहुत सारी सेवरल सेल डिवीजन्स होंगी। इससे पता चलता है कि जो न्यूक्लियर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो कंट्रोल होता है बाय साइटोप्लाज्म। अगर रेडियो एक्टिव थाइमिडीन को यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द एस फेज़ ऑफ इंटरफेस, तो वो क्या करेगा, क्रोमोसोम को रेडियो एक्टिव बना देगा, यूक्रोमैटिन हेट्रोक्रोमैटिन दोनों जगह पे। सेल साइकिल माइटोसिस जो है वो एस फेज़ और जी1 फेज़ के बीच में होती है। जी1 फेज़ जो होता है वो यूजुअली एब्सेंट होता है इन द अर्ली क्लीवेज स्टेज सेल्स, और जो ब्लॉकिंग एक्शन ऑफ एल्कालाइड कॉल्चिसिन है उसका जो बेसिस है दैट इज़ इन एम फेज़। साइक्लिन बी जो है वो एनाफेज़ में ब्रेक डाउन करता है उस टाइम पे। डिवाइडिंग सेल में जो डीएनए सिंथेसिस होता है वो 1 राउंड में होता है और फिर साइटोकाइनेज से पहले रुक जाता है। और वो क्यों रुकता है, क्योंकि कुछ साइक्लिन प्रोटीन एक्ट करने लगते हैं अलॉन्ग विद CDC2 प्रोटीन काइनेज। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे जो टोटल सेल साइकिल का टाइम है एक गिवन सेल टाइप के लिए वो चेंज हो सकता है, एंड इट इज़ ड्यू टू वेरिएशन इन G1 फेज़। सेल साइकिल जो प्रोग्रेस करती है G2 से M तक, वो कौन कंट्रोल करता है, साइक्लिन्स। और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एक्टिविटी जो है वो G2 फेज़ में इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि माइटोटिक CDK साइक्लिन्स एक्टिवेट हो जाते हैं थ्रू द एक्टिविटी ऑफ फॉस्फेटेज। तो ये पॉइंट्स आप अगर लर्न कर लेंगे तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में ज़रूर काम आएंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड विद चैनल।